हमारा टॉपिक है सजीवों में श्वसन। सजीव से तात्पर्य है जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं। और श्वसन से तात्पर्य है श्वास लेना और छोड़ना। श्वसन से तात्पर्य है श्वास लेना और छोड़ना। श्वसन जो होती है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें शरीर और वातावरण के बीच गैसीय आदान प्रदान होता है। वास्तव में कहा जाए तो श्वास लेना और छोड़ना जो होती है वो शरीर की उन गतिविधियों में से एक होती है जो जिससे हमारी कोशिकाओं का अंदरूनी पर्यावरण एक सा बना रहता है। इसको हम लोग कहते हैं श्वसन। अब इस श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है देखते हैं। हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमको मिलती है पोषण क्रिया द्वारा। और हमारे शरीर का पोषण होता है भोजन से, क्योंकि भोजन जटिल अणुओं के रूप में होता है, इसलिए इसको पहले सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण क्रिया। अर्थात भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में संचित कर ली जाती है। एटीपी के रूप में कहाँ संचित होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र कहते हैं, और इसको पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते रहती है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अर्थात इसमें 3 फास्फेट जुड़ा हुआ है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एक फास्फेट टूटेगा और बनाएगा एडीपी, इस प्रकार हमारे शरीर को ऊर्जा देगा। फिर और आवश्यकता होगी ऊर्जा की, तो फिर एडीपी जो है वो एक फास्फेट और टूट जाएगा और वो बनाएगा एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इस प्रकार से ये एटीपी जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करते रहता है। अर्थात भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। श्वसन उन क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कहा जाता है, कहते हैं कि इसका मतलब है कि जो भोजन है ये जो भोजन है जिसे हम खाते हैं, ये ग्लूकोज के रूप में है, ये एक कोशिकीय ईंधन के रूप में भी रहेगा, क्योंकि ये कोशिका के अंदर ईंधन का कार्य करता है। साथ ही हम बाहरी वातावरण से वायु के साथ क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, जिसको शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। इसी ऑक्सीजन के साथ इस भोजन की क्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण या भोजन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्रिया या भोजन का ऑक्सीकरण। और वो कब होती है, विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में। कब होती है, विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप CO2, H2O और ऊर्जा मुक्त होती है। CO2 जो है वापस, जैसे O2 ग्रहण किया गया था वैसे ही CO2 को वापस निकाल दिया जाता है उसी मार्ग से। H2O जो है वो मूत्र या पसीने के रूप में बाहर निकाल दी जाती है, और ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। इस प्रकार हम श्वसन की परिभाषा देते हुए कह सकते हैं कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2, H2O और ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को जैव ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी क्रिया जो होती है वो जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है। अब हम देखेंगे जीवों में श्वसन के अंग, जैसे है अमीबा पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम में क्या होता है, श्वसन अंग देखेंगे एक कोशी जंतुओं में, तो हम देखेंगे कि इसमें परासरण विधि से ये पानी में रहता है और पानी में ही घुले ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेता है परासरण विधि से। दूसरा देखेंगे सरल बहुकोशी जंतु जैसे स्पंज में, तो स्पंज में पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ऊपर एक बड़ा छिद्र होता है जिसको कहते हैं आस्कुलम। इसी छिद्र की सहायता से ये O2 CO2 का आदान प्रदान करता है। उसके बाद आता है कीटों में श्वसन। कीटों में जैसे तिलचट्टा है, तो इसमें क्या होती है, श्वसन नलिकाएं पाई जाती है जो कि शाखित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। ये ट्रेकिया की सहायता से ही सांस लेता है। उसके बाद आता है बहुकोशी जंतुओं में श्वसन की क्रिया, जैसे केचुआ और जोक। केचुआ और जोक में त्वची श्वसन, मतलब त्वचा ही सीधे CO2 के संपर्क में रहेगी, वहीं से वो O2 ग्रहण करेगा और CO2 बाहर निकालेगा।
मुख गुहा द्वारा श्वसन, जैसे मेढक मुख गुहा द्वारा श्वसन करता है और तब करता है, उस समय करता है जब वो जल से बाहर होता है और जब उसको न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा फेफड़ों द्वारा श्वसन, जैसे स्तनधारी जंतु, मनुष्य आदि फेफड़े इसमें मुख्य श्वसन अंग के रूप में रहेंगे। इसके बाद क्लोम द्वारा श्वसन, जैसे जलीय जीव मछली वगैरह है, ये जल में ही रहते हैं और जल में ही घुली ऑक्सीजन ग्रहण करके CO2 जल में ही निकाल देते हैं। क्लोम में ही रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है और उन्हीं कोशिकाओं से जल में जो घुली ऑक्सीजन है वो विसरित होकर अंदर जाती है और श्वसन क्रिया के दौरान बनी CO2 जो है बाहर आती है। इस प्रकार श्वसन की क्रिया जीवों में होती है। अब हम देखेंगे पौधों में श्वसन की क्रिया। तो पौधों में श्वसन की क्रिया के लिए पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा, पत्तियों की सतह पर जो छिद्र होते हैं उसको कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। ये 2 रक्षक कोशिकाएं हैं सेम के बीच के आकार की। उसके चारों तरफ आपको दिखाई दे रही होंगी सहायक कोशिकाएं और इसके बीच जो छिद्र दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं रंध्रीय छिद्र। ये इसी छिद्र के माध्यम से क्या करता है, CO2 और O2 का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार से इनमें श्वसन की क्रिया पौधों में होती है। इसके बाद आता है श्वसन के प्रकार एवं इनमें अंतर। श्वसन पहला है अवायवी श्वसन। अवायवी श्वसन अर्थात अनाक्षी श्वसन, जिसमें जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और दूसरी होती है वायवी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो अवायवी श्वसन या अनाक्षी श्वसन अर्थात होता है यह श्वसन, ये जो अवायवी श्वसन है, श्वसन वह श्वसन है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, वो भी कब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और क्या बनता है, ग्लूकोज के एक अणु से पारुवेट के 2 अणु का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज है, O2 अनुपस्थित है, एंजाइम की उपस्थिति है, जिसके फलस्वरूप पारुवेट का निर्माण होता है। और ये पूरी जो क्रिया होती है ग्लूकोज से पारुवेट बनने की, ये होती है कोशिका द्रव्य में होती है। और कब होती है, तो विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इसमें ग्लूकोज जो अणु है इसका पूर्ण रूप से विखंडन नहीं हो पाता, बल्कि आंशिक रूप से विखंडित होता है और कुछ मात्रा में ही ऊर्जा मुक्त होती है। शेष ऊर्जा जो होती है इसी पारुवेट में या पारुवेट के बंधन में ही संचित रह जाती है। अब ये जो अवायवी श्वसन की क्रिया है, पारुवेट बनने के बाद क्या होता है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है वो होती है ईस्ट और कुछ जीवाणुओं की कोशिकाओं में। जब ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से अनुपस्थिति रहेगी तो बनाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करेगा। दूसरा, जब ऑक्सीजन का अभाव हो या कमी हो, जो कि उस स्थिति में क्या होता है, जंतुओं की पेशी कोशिकाओं में यह क्रिया होती है जिसमें कि ऑक्सीजन के अभाव या कमी में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो क्रिया होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पहली जो क्रिया हुई थी ग्लूकोज से पारुवेट बनने की, वो होती है कोशिका द्रव में। एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पारुवेट बनेगा। कब बनेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और एंजाइम की उपस्थिति में। उसके बाद की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होगी, जबकि ऑक्सीजन के अभाव या कमी में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त होगी, जो कि जंतु की पेशी कोशिकाओं में होती है। इसके बाद आता है आपका वायवी श्वसन। वायवी श्वसन, अब जो प्रथम चरण में, ये जो प्रथम चरण में पारुवेट बना था, ग्लूकोज से पारुवेट बना था, है ना, ये अभी क्या हुआ था, ग्लूकोज का आंशिक अभी ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण हुआ था। अभी ग्लूकोज का क्या हुआ था, पूर्ण विखंडन नहीं हुआ था, आंशिक विखंडन हुआ था, जिसके फलस्वरूप पारुवेट बना था और कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई थी, शेष ऊर्जा इसी में संचित हो गई थी। अब वायवी श्वसन की क्रिया में क्या होगा कि श्वसन क्रिया के प्रथम चरण में जो पारुवेट बना है ये इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ये जो पारुवेट है ये कहाँ चले जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पे क्या होगी, O2 उपस्थित होगी, ठीक है, अर्थात पारुवेट जो है O2 की उपस्थिति में क्या बनाएगा, CO2, H2O और ऊर्जा। इस प्रकार से जब O2 की उपस्थिति हो, जिसको कहते हैं वायवी श्वसन, जिसमें O2 की उपस्थिति में होगी क्रिया, और पारुवेट से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होगी, और यही ऊर्जा जो है वो ATP के रूप में संचित हो जाएगी। इसी ATP के विखंडन से मुक्त ऊर्जा जो होती है, मतलब ये ATP है, इसी ATP के विखंडन से मुक्त ऊर्जा से
कोशिका के अंदर जितनी भी होने वाली जैविक क्रियाएं हैं वो सभी संचालित होती हैं इसी ऊर्जा के द्वारा। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं कि वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अवायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन की क्रिया में CO2 और H2O बनता है। अवायवीय श्वसन की क्रिया में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वायवीय श्वसन की क्रिया में 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया में 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन की क्रिया में भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन की क्रिया अधिकांश जीवों में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया कम जीवों में होती है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर है। धन्यवाद।